हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अम्बे क्लासेस। हम बीएससी पार्ट सेकंड के बॉटनी पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइकस में लैंगिक जनन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि साइकस का पौधा एक लिंगी होता है, तो इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। इसमें नर पादप पर नर शंकु व मादा पादप पर मादा शंकु नहीं बनते, इसलिए मादा पादप पर सामान्य पत्तियों के मध्य गुरु बीजाणु पर्णों का समूह विकसित हो जाता है। नर शंकु मेल कोन। जब पौधा 10 वर्ष का होता है तब उसमें शंकु उत्पन्न करने की क्षमता आती है। नर शंकु तने के अग्रस्त भाग पर लगे होते हैं, तो तने की वृद्धि रुक जाती है। तने की निरंतर वृद्धि एक फली द्वारा होती है जो नर शंकु के वृंत के पास ही लगी रहती है। यह फली वृद्धि करके शीर्षस्थ नर शंकु को एक और धकेल देती है, जिससे यह पार्श्व में आ जाता है व पौधे की वृद्धि फिर से शुरू हो जाती है। प्रत्येक शंकु काष्ठीय वैजाकार व 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। जैसे कि आपको इस ड्रॉ में दिखाई दे रहा है, ये मेल कोन नर शंकु, यहाँ पे लीव्स निकली पड़ी, इसकी ये वृंत हो गया। ओके, अब इसमें देखिए आप, नर शंकु तने के अग्रस्त भाग पर लगा हुआ है, जिससे तने की वृद्धि रुक गई है। अब नर शंकु के पास ही वृंत से एक फली निकलती है जो तीव्रता से वृद्धि करती है और शीर्षस्थ नर शंकु को एक और धकेल देती है, जिससे यह पार्श्व में आ जाता है और पौधे की वृद्धि फिर से शुरू हो जाती है। लघु बीजाणुपर्ण। नर शंकु में केंद्रीय अक्ष पर सल्पीय क्रम में अनगिनत लघु बीजाणुपर्ण लगे होते हैं। शुरू में यह छोटे व मांसल होते हैं, परिपक्व होने पर कड़े व काष्ठीय हो जाते हैं। लघु बीजाणुपर्ण आधार पर शीर्ष पर छोटे होते हैं व मध्य में बड़े व उर्वर होते हैं। लघु बीजाणुपर्ण होते हैं ना, वो आधार और शीर्ष पर तो छोटे होते हैं, लेकिन बीच में थोड़े बड़े पाए जाते हैं। साइकिस सर्सिनेलिस में बीजाणुपर्ण 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 12 से 23 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। इससे पहले आप इस ड्रॉ को देखिए, इसमें आपको नर शंकु के अंदर आपको केंद्रीय अक्ष पर सर्पिल क्रम में लघु बीजाणुपर्ण लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर व आधार की ओर तो छोटे थोड़े, लेकिन बंदीय व मध्य भाग में थोड़े बड़े व उर्वर होते हैं। फर्स्ट है वृंत। इसके द्वारा यह संवहन के लिए आधार से जुड़ा रहता है। मध्य उर्वर भाग, यह सकरा व तिकोना होता है। इसमें ऊपर की ओर कुछ रोम व नीचे असंख्य बीजाणुधानियां पाई जाती है। बीजाणुधानी की संख्या निश्चित होती है। ऊपरी मुक्त सिरा एपोफाइसिस, यह अग्रभाग होता है, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ व बंदे होता है। लघु बीजाणुधानियां। साइकस के नर शंकु में लघु बीजाणुपर्ण पर लघु बीजाणुधानियों के बड़े वृंत द्वारा पृष्ठ तल पर लटकती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें 3 से 6 स्तर की भित्ति होती है। बीजाणुधानी निम्न क्षेत्रों में विभक्त रहती है। बाहरी मोटा क्यूटिन में स्तर एक्जोथीसियम, भीतरी पतला स्तर एंडोथीसियम। लघु बीजाणुधानी का बहुस्तरीय भित्ति से घिरे व अंदर की ओर अनेक नावाकार लघु बीजाणु होते हैं। अब आगे लघु बीजाणुधानियों का परिवर्तन। तो चलिए देखते हैं कि लघु बीजाणुधानियों का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। यह यूस्पोरेंजिएट प्रकार की होती है। अधस त्वचा की कोशिका प्राथमिक आरंभिका बनाती है। प्राथमिक आरंभिका परिणतिक रूप से विभाजित होकर 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, एक तो जैकेट आरंभिका व दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। जो जैकेट आरंभिका होती है वह परिणतिक व अपनतिक रूप से विभाजित होकर 3 से 6 स्तर भित्ति निर्मित करती है, लेकिन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका परिणतिक व अपनतिक रूप से विभाजित होकर बीजाणुजन ऊतक बनाती है, जिसकी बाह्य पर टैपिटम का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं रूपांतरित होकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है, और जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वह सूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनाती हैं। ओके, इस चित्र के जरिए आपको दिख रहा होगा कि लघु बीजाणुधानियों में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। ड्रॉ ए को देखिए, इसमें स्पोरेंजियल इंटियल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये इसका केंद्रक हो गया, ये हो गया एपिडर्मिस, ये वॉल हो गई, ये स्पोरोजिनस ऊतक हो गए, ये टैपिटम हो गए, ये इंडिविजुअल हेयर हो गए, एंड ये अगुणित बीजाणु बन गया। ओके, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु चतुष्क रूप में लघु बीजाणुधानियों में विन्यासित रहते हैं। प्रत्येक बीजाणु नवाकार होता है। इस पर 2 चोल होते हैं। 2 चोल कौन कौन से होते हैं?
बाहर वाले चोल को बाह्य चोल कहते हैं और भीतर पतला जो चोल होता है उसे अंतःचोल कहा जाता है। बीजाणु के बनने पर बीजाणु पीढ़ी समाप्त हो जाती है। बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हम बीजाणु का अंकुरन तथा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। लघु बीजाणु है ना, वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसका विभाजन 2 चरणों में होता है, परागन से पूर्व परिवर्तन व पश्च परागन परिवर्तन। तो हम पहला देखते हैं परागन से पूर्व परिवर्तन। यह विभाजन बीजाणुधानी के अंदर ही होते हैं। लघु बीजाणु के परिपक्व होने पर इसमें निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। 10वें दिन बीजाणु में केंद्रक आधार की ओर व मंडकन परिधि की ओर आ जाते हैं और मध्य में एक रिक्तिका निर्मित हो जाती है। ड्रो में आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्रक आधार की ओर हो गया, वह मंडकण कहाँ हो गए, परिधि की ओर स्थित हो गए। ओके, 3 सप्ताह बाद यह अंकुरित होता है और समसूत्री विभाजन से 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। वे 2 कोशिका कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्रोथेलियल कोशिका और दूसरी होती है बड़ी पूंधानी प्रारंभिक कोशिका, जो शीर की विभाजन करके एक छोटी जनन कोशिका व बड़ी नाल कोशिका बना लेती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक तो कौन सी कोशिका बन गई, प्रोथेलियल कोशिका, और ये विभाजित होकर आगे जनन कोशिका और ये नाल कोशिका बना लिए इसने। इस 3 कोशिकीय अवस्था, 3 कोशिका कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रोथेलियल कोशिका, जनन कोशिका व नाल कोशिका में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि परागन से पूर्व परिवर्तन होता है और पश्च परागन परिवर्तन होता है, लेकिन हमें यह जानना भी जरूरी है कि परागन होता क्या है। तो चलिए पहले परागन को देखते हैं कि परागन क्या होता है। इसमें वायु परागन पाया जाता है। परागन के समय बीजांडकाय के शीर्ष की कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर परागण बूंद का निर्माण कर लेती हैं, जो बाहर ऊपर की ओर आ जाती हैं। वायु में उड़ते परागन इस बूंद से चिपक जाते हैं और बूंद के सूखने के साथ अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। बूंद के सूखने से पराग कक्ष का द्वार बंद हो जाता है। अब सेकंड हम देखते हैं कि पश्च परागन परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि जो हमने परागन से पूर्व परिवर्तन पढ़ा था उसमें हमने जनन कोशिकाओं का निर्माण किया था। वही जनन कोशिका इसमें विभाजित होकर वृंत और कार्य कोशिका का निर्माण कर लेती है। आपको जो दिख रही है इसमें जनन कोशिका, ये विभाजित होकर एक तो कार्य कोशिका बना लेती है और दूसरी कौन सी बना लेती है, वृंत कोशिका। पराग नली लंबी होकर बीजांडकाय के ऊतकों की ओर बढ़कर चूषकांक का कार्य करती है। अब ये देखिए कि पराग नली है ना, जो वो लंबी होकर बीजांडकाय के ऊतकों की ओर बढ़कर चूषकांक का कार्य कर रही है। पराग नली तेजी से वृद्धि करती हुई स्त्री धानी कक्ष के ऊपर के ऊतकों को नष्ट करके बीजांडकाय के ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। अब ये देखिए आप, ये जो ऊपर स्त्री धानी कक्ष के ऊतक थे इसको नष्ट करके पराग नली बीजांडकाय के ऊतकों में प्रवेश कर जाती है। इसका केंद्रक हो गया। स्पर्मेटोजेनेसिस कोशिका जब आकार में पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेती है तब इसके पास 2 ब्लिफरोप्लास्ट दिखाई देने लगते हैं। इस ड्रो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा 2 ब्लिफरोप्लास्टों के। निषेचन से पहले ये स्पर्मेटोजेनस कोशिका 2 पुमणु मात्र कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ब्लिफरोप्लास्ट पुमणु मात्र कोशिका के पास उपस्थित होकर 5 से 6 चक्कर का सर्पिलाकार बैंड बनाती है, जिसमें कई पक्षाभिकाएं होती हैं। दोनों पुमणु मात्र कोशिकाएं रूपांतरित होकर पुमणु बनाती हैं। अब आपको इस ड्रो के जरिए साफ साफ पता चल रहा होगा साइकस में नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। ओके, ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आगे भी और वर्णन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।